नमस्ते बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी सामाजिक अध्ययन की पुस्तक का पाठ 22 क्षेत्रीय संस्कृतियां का भाग 2 पढ़ाने जा रही हूं। देखिए बच्चों, इससे पहले हम इसका प्रथम भाग पढ़ चुके हैं और प्रथम भाग में हमने क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में आपको बताया था कि तथा भाषा साहित्य के बारे में बताया था। भाषा में हमने पारसी भाषा के बारे में बताया था, हिंदी भाषा के बारे में बताया था आपको और गुजराती भाषा के बारे में बताया था। और उस समय क्षेत्रीय भाषा तथा साहित्य के बारे में भी हमने इससे पहले की वीडियो में आपको बता दिया था। ठीक है बच्चों, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं इसकी अगली भाषा, वो है बंगाली। तो सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और मेरे साथ साथ ध्यानपूर्वक रीडिंग करेंगे और समझेंगे भी। ठीक है बच्चों, चैतन्य द्वारा बंगाली भाषा को साहित्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध करने के पश्चात बहुत से संतों ने इसे और अधिक संपन्न बनाने में योगदान दिया। तो बंगाली भाषा का विकास किसने किया? चैतन्य जी ने, और इसे साहित्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध किया। और इसमें इसे और संपन्न बनाने के लिए, इसे और अच्छा बनाने के लिए कुछ प्रसिद्ध लेखक भी सामने आए, जिनका नाम इस प्रकार से है, जो है कृष्णदास, कविराज, वृंदावन दास, जयनंद, त्रिलोचन दास तथा नरहरि चक्रवर्ती थे। नरहरि चक्रवर्ती ने बहुत सी पुस्तकें लिखी, जिनमें चैतन्य महाप्रभु की जीवनियां भी सम्मिलित हैं। चैतन्य महाप्रभु की जीवनियों में कुछ मुख्य जीवनियां जैसे कृष्णदास कविराज द्वारा चैतन्य चरितमित्र, वृंदावन दास द्वारा चैतन्य भागवत, जैनन द्वारा चैतन्य मंगल, त्रिलोचन दास द्वारा चैतन्य मंगल समान नाम तथा हरि नाम नरहरि चक्रवर्ती द्वारा भक्ति रत्नाकर है। कुछ विद्वानों ने रामायण, महाभारत तथा भगवत गीता का बंगाली में अनुवाद किया। तो इस पैराग्राफ में बच्चों बंगाली भाषा के बारे में बताया गया है कि बंगाली भाषा का उस समय उद्भव और विकास किस तरह से हुआ था और कौन कौन से लेखक थे जिन्होंने इसे साहित्यिक भाषा के रूप में प्रसिद्ध करने के लिए अपना योगदान दिया। आगे चलते हैं बच्चों, अब पढ़ेंगे हम चित्रकला के बारे में। चित्रकला दिल्ली सल्तनत काल से भी पूर्व सुविकसित थी। यह हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म के साथ ही संपूर्ण भारत तथा एशिया के कई भागों में विस्तृत थी। हालांकि दिल्ली सल्तनत काल के शासन ने चित्रकला को संरक्षण प्रदान नहीं किया, क्योंकि उनकी दृष्टि में यह धर्म विरुद्ध था। मुगल काल में औरंगजेब को छोड़कर सभी मुगलों शासकों ने चित्रकला को संरक्षण प्रदान किया तथा इसे और विकसित किया। तो दिल्ली सल्तनत काल में चित्रकला अपने चरम पर थी और सभी शासकों ने क्या किया था? इसे अपना सहयोग प्रदान किया था, इसका संरक्षण किया था, केवल एक शासक को छोड़कर, जिसका नाम था औरंगजेब। तो दिल्ली सल्तनत काल में चित्रकला खूब विकसित हुई और खूब प्रसिद्ध भी हुई। तो अब देखिए बच्चों, मुगल शैली चित्रकला के बारे में पढ़ लेते हैं। चित्रकला को संरक्षण प्रदान करना अकबर ने प्रारंभ किया था। उसने कारखाने खोले जहां बहुत से चित्रकार कार्य करते थे। ऐसा माना जाता है कि अकबर के कारखानों में 100 से अधिक चित्रकार कार्य करते थे। इसी समय लघु चित्रकला, जिसे मिनिएचर पेंटिंग का भी विकास हुआ। पुस्तकों को लघु चित्रों से चित्रित किया गया, जैसे हमजानामा, बाबरनामा, अकबरनामा तथा तूतीनामा। मुगल काल के कुछ प्रसिद्ध चित्रकार विचित्र, बसावन, दौलत, गोवर्धन, शंकर, बिसनदास, बहजाद आदि थे। मुगलों ने हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ने चित्रकारों को प्रोत्साहन किया। तो इस समय बताया जा रहा है बच्चों, इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि कैसे अकबर ने मुगल काल की चित्रकला को प्रोत्साहन दिया था, उसका विकास किया था। उसने 100 से अधिक कारखाने खोले थे और जहां पर चित्रकार कार्य किया करते थे। उस समय मिनिएचर पेंटिंग का विकास हुआ और लघु चित्रों की पुस्तकों को लघु चित्रों से चित्रित किया गया, यानी कि जो पुस्तकें थी उन पर चित्रों का प्रयोग किया गया और इसका उद्भव और विकास पूर्ण रूप से हो पाया। अब देखिए बच्चों, आगे चलते हैं।
मुगल चित्रकला में विशेषतः शाही दरबार, युद्ध भूमि, शिकार, पौराणिक कथाओं, दैनिक जीवन के दृश्यों के साथ साथ पक्षियों तथा जंतुओं से सुसज्जित प्राकृतिक दृश्य आदि सम्मिलित थे। इन चित्रों में भड़कीले रंगों का प्रयोग किया जाता था। तो मुगल काल की क्या विशेषता थी? वो चित्र किस पर आधारित होते थे? जैसे शाही दरबार, युद्ध भूमि, शिकार करना, पौराणिक कथाएं, दैनिक जीवन के दृश्यों के साथ साथ पशु पक्षियों के चित्र और प्राकृतिक दृश्य आदि ये भड़कीले रंगों से दिखाए जाते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में इन चित्रकारों को खदेड़ दिया, इसीलिए क्षेत्रीय शासकों के शरणार्थी बन गए। जब औरंगजेब ने चित्रकारों को अपने शासन में से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया, तो उन चित्रकारों ने अनेक राजाओं के यहाँ पर जाकर राज्य में जाकर शरण ले ली। अब है बच्चों राजस्थानी शैली की चित्रकला। राजस्थानी शैली की चित्रकला मुगल शैली से प्रभावित थी, मात्र रंगों के उपयोग में विषयों में कुछ असमानता थी। देखिए बच्चों, राजस्थानी शैली और मुगल शैली लगभग समान थी, केवल और केवल रंगों के उपयोग और विशेषताओं में असमानताएं थी। चित्रकला के कुछ मुख्य विषय शाही परिवार के चित्र, घरेलू दृश्य, जंगली जंतुओं के साथ लोग, पौराणिक कथाओं तथा महाकाव्यों के दृश्य आदि थे। राधा कृष्ण से संबंधित दृश्य अत्यधिक लोकप्रिय थे। उस समय जो चित्रकला थी उसमें राधा कृष्ण के चित्र अधिक दिखाए जाते थे। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, घरेलू दृश्य, जंगली जंतुओं के साथ लोग, पौराणिक कथाएं, महाकाव्यों के दृश्य आदि भी उसमें सम्मिलित किए जाते थे। अब है बच्चों कांगड़ा चित्रकला पद्धति। कांगड़ा शैली की चित्रकला 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों में विकसित हुई। इसके मुख्य विषय भगवान कृष्ण के जीवन दृश्य थे। गीत गोविंद की बहुत सी कहानियों को चित्रित किया गया था। तो कांगड़ा चित्र पद्धति जो थी वो 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों में विकसित हुई थी। तो कहाँ विकसित हुई? उत्तराखंड। इसके मुख्य विषय क्या थे? भगवान कृष्ण के जीवन दृश्य, जो भी उनका जीवन दृश्य था, चाहे वो अपने मित्रों के साथ खेलने का दृश्य हो, चाहे माता यशोदा के साथ भोजन करने का दृश्य हो, चाहे क्रीड़ा करने का दृश्य हो, तो यह सब उस कला में दिखाए जाते थे। अब है बच्चों संगीत। मुस्लिमों के भारत आने के साथ दो संस्कृतियों का मिलान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पारसी व भारतीय संगीत के संयोजन से संगीत का और अधिक विकास हुआ। मुगल शासकों ने संगीतकारों को दरबार में संरक्षण प्रदान किया। अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर के दरबार में 36 संगीतकार थे, जिसमें तानसेन सबसे महत्वपूर्ण थे। दोनों प्रकार के संगीत गायन में वाद उन्नति पर थे। इस काल में बहुत से राग विकसित हुए। तो अकबर के शासनकाल में संगीत का बहुत विकास हुआ था। और उनके दरबार में कितने संगीतकार थे? 36 संगीतकार थे, जिनमें से तानसेन का नाम सबसे ऊपर रखा जाता है। औरंगजेब के शासनकाल में संगीतकारों को भी खदेड़ दिया गया था, जिन्होंने क्षेत्रीय राजाओं की शरण ले ली। जौनपुर, ग्वालियर, कश्मीर, गुजरात और मालवा में संगीत का विकास हुआ। तो देखिए यहाँ जो औरंगजेब थे, यहाँ इनका फिर से नाम आया है कि यह संगीत को भी पसंद नहीं करते थे, और जितने भी संगीतकार थे उन्हें भी अपने राज्य से इन्होंने निकाल दिया था। अब है बच्चों नृत्य। मुगल काल के दौरान बहुत से शास्त्रीय नृत्य भी विकसित हुए, जिनमें से मुख्य कथक, ओडिसी तथा भरतनाट्यम है। औरंगजेब को छोड़कर सभी मुगल शासकों ने नर्तकों को संरक्षण प्रदान किया। हालांकि मुगलों व हिंदुओं के नृत्यों के बीच विशेष भिन्नता थी। तो जो मुगल थे और हिंदू थे, दोनों के नृत्यों में भिन्नता थी। दोनों अलग अलग तरह से अपने नृत्य को प्रस्तुत करते थे। हिंदू पारंपरिक नृत्य धार्मिक दृश्यों पर केंद्रित थे, इसीलिए नर्तक सम्मानीय थे। किंतु मुगल पारंपरिक नृत्य मनोरंजन के लिए होते थे।
इसलिए नर्तकों को सम्मान्य नहीं समझा जाता था। आगे चलते हैं बच्चों। अब है अन्य कलाएं। उपरोक्त कलाओं के अतिरिक्त मुगल काल में अन्य कलाएं भी विकसित हुई। मूर्ति कला मंदिरों तक ही सीमित थी। मुगलों ने इस कला को प्रोत्साहन नहीं दिया। तो मूर्ति कला को प्रोत्साहन क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो मूर्ति कला है वो मंदिर तक ही सीमित रहे। मुगलों ने बहुत से उद्यान बनवाए। उद्यान से मतलब है बच्चों यहाँ पर बगीचे। बाबर ने आगरा में रामबाग नामक उद्यान का तथा शाहजहां ने कश्मीर में शालीमार उद्यान का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त लाल बाग उद्यान, चार बाग उद्यान, मेहताब उद्यान, भाग ए उद्यान, निशांत उद्यान आदि का निर्माण भी इसी काल में हुआ। तो ये कुछ ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने शासन काल में जो उद्यान थे, जो बाग थे, वो बनवाए। आगे चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अब हम यह पार्ट आपको पढ़ा चुके हैं। इससे आगे का भाग हम आपको जो पार्ट है उसका भाग हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यह हमारा पाठ का भाग यहीं समाप्त होता है और यह वीडियो भी हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।